हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। उसमें प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला था गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद फिर आगे हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, पार्टुलेशन पढ़ेंगे, लैक्टेशन पढ़ेंगे। तो उसमें पहला हम लोग गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किए थे। और गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस जो था, मतलब गैमेटोजेनेसिस दो तरह के था, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा था oogenesis। उसमें हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिए थे। स्पर्म किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग जान लिए थे। अब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद स्पर्म बनता है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हम लोग जान लिए थे। अब हम लोग को सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए oogenesis। oogenesis और oogenesis को हम लोग बोलते हैं अंड जनन। oogenesis को हम लोग बोलते हैं अंड जनन। अब ये अंड जनन oogenesis क्या है? तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। उसी तरह से oogenesis है, oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होगा, वही oogenesis कहलाएगा। तो ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही चीज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो ओवम के जो फॉर्मेशन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे oogenesis। तो ओवम के जो फॉर्मेशन होता है तो कहाँ होगा? ओवरी में होगा। और ओवम कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? तो ये हैप्लॉइड होगा। मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा? तो क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवम। तो ओवम का पहले हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके आगे फिर हम लोग इसका प्रोसेस क्या सब किस तरह से बनता है, कि कौन कौन सा फेज होता है, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग oogenesis का डिफिनीशन लिख लेते हैं। लिख लीजिए, इट इज फॉर्मेशन प्रोसेस बाय व्हिच formation of a haploid female gamete ovum in ovary by meiosis cell division is called oogenesis। तो देखिए oogenesis क्या होता है? तो oogenesis फॉर्मेशन प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा? निर्माण होगा। क्या चीज निर्माण होगा? तो इसमें निर्माण होगा हैप्लॉइड फीमेल गैमीट ओवम। फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम। तो हैप्लॉइड फीमेल गैमीट यानी कि हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधा, मतलब 46 होता है, तो कितना रहेगा? 23। तो इसमें क्या बनेगा? हैप्लॉइड फीमेल गैमीट ओवम बनेगा। कहाँ बनेगा? तो ओवरी में बनेगा। ये सब बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जब ओवरी बता रहे थे तो वहाँ पर ही बताए थे कि ओवरी में किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा? तो हैप्लॉइड होगा। और इसमें कौन सा सेल डिवीजन के द्वारा होता है? तो मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा अंडाशय में क्या होगा? अगुणित मादा जनन युग्मक का निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे। तो अंड जनन क्या होता है समझ में आ गया होगा कि इसमें ओवम का फॉर्मेशन होगा ओवरी में, और कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे oogenesis। और करके एक और छोटा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी बाय meiosis cell division is called oogenesis। तो oogenesis क्या होता है समझ में आ गया होगा।
कि फॉर्मेशन हुआ किसका, ओवम का, कहाँ, ओवरी में, और कौन सा सेल डिवीजन के द्वारा, तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, oogenesis कहेंगे। oogenesis समझ में आ गया होगा। देखिए अब oogenesis जिस तरह से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पीरियड हम लोग पढ़े थे, लगभग जो था 8 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, 2 ओगोनियम स्पर्मेटोगोनिया सेल से या मदर सेल से 8 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी कितना दिन में, लगभग 64 डेज 64 दिन में बन रहा था। इसी तरह से इसका पीरियड हम लोग जान लेते हैं कि पीरियड ऑफ oogenesis कब से स्टार्ट होता है और कैसे बनता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ जान लेते हैं। तो हेडिंग लगा देते हैं, पीरियड ऑफ oogenesis का पीरियड मतलब इसका अवधि, अंड जनन की अवधि, कब से स्टार्ट होता है, कब तक बनता है, किस तरह से, वही चीज। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, काफी जटिल प्रोसेस है। इसको ये जो बनता है, ये बनता है जब बच्चा गर्भ में ही, मतलब माँ के गर्भ में ही पलता है, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है इसमें सेल का डिवीजन। तो जर्म सेल जो होता है, स्टार्ट होता है उस टाइम लगभग लिख देते हैं फ्यूटल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग फ्यूटल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग फ्यूटल डेवलपमेंट के समय, उस टाइम फ्यूटल डेवलपमेंट के समय इसमें जो बनता है कितना, इसमें लगभग 7 मिलियन जो होगा, 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है कि कितना, लगभग 7 मिलियन जर्म सेल के या जर्म सेल या प्राइमरी फॉलिकल इस टाइम बनता है। किस टाइम, फ्यूटल डेवलपमेंट के समय, जिस टाइम बच्चा डेवलप ही करते रहता है उसी टाइम इतना बनता है। जब ये क्या होगा, जन्म लेगा मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय, जन्म के समय इसमें बचेगा कितना, 2 मिलियन जर्म सेल बचेगा, 2 मिलियन जर्म सेल। अब देखिए और कहाँ चल जाता है, यहाँ पर जब फ्यूटल डेवलपमेंट होता है उस टाइम 7 मिलियन जर्म सेल होता है, और जब यही क्या होगा, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय जन्म जब लेता है उस टाइम कितना बचता है, 2 मिलियन, केवल 2 मिलियन। और कहाँ जाता है, तो और डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, 5 बिलियन नष्ट होकर बचता है कितना, 2 मिलियन। अब पुबर्टी के टाइम क्या होता है, देखिए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के समय केवल 30,000 बचता है, 30,000 मतलब 30,000 इतना जर्म सेल बचता है। अब देखिए तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर वही बात, यहाँ पर क्या होगा, ये नष्ट हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। उसके बाद जब ये पुबर्टी इतना बचता है, पुबर्टी के समय 30,000 बचता है, तो 30,000 में लगभग कितना, जब स्टार्ट होता है बनना उस टाइम ये केवल इतना जर्म सेल जो होगा ये आगे बढ़ेगा, डेवलप करके क्या बना लेता है, ये बना लेगा प्राइमरी फॉलिकल बना लेता है। जर्म सेल से क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जर्म सेल प्राइमरी फॉलिकल लगभग 400 से 500 इतना ही क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप टू ग्राफियन फॉलिकल। देखिए यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, पीरियड ऑफ oogenesis है, oogenesis जब होता है, oogenesis का समय कैसा होता है,
तो जब फ्यूटल डेवलपमेंट होते रहता है, जब माँ के गर्भ में ही बच्चा रहता है, उस टाइम जर्म सेल जो बनेगा 7 मिलियन जर्म सेल बनता है। अब ये 7 मिलियन जर्म सेल नहीं रहता है, आगे क्या होता है, जब टाइम बर्थ का, जब जन्म लेता है वो बच्चा, उस टाइम इसमें 2 मिलियन जर्म सेल होता है। अब 2 मिलियन जर्म, और एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ये जन्म लेगा तो उस टाइम से जो जर्म सेल होगा वो जर्म सेल डिवाइड करना बंद, मतलब बच्चा के जो गर्भ में रहेगा उसी टाइम जो डिवीजन किया सेल वही डिवीजन रहेगा, फिर बाद में डिवीजन नहीं होता है। यानी जो मल्टीप्लिकेशन फेज होगा वो क्या होता है, फ्यूटल डेवलपमेंट के समय ही पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, तब ये फ्यूटल डेवलपमेंट जब होगा 7 मिलियन जब सेल उस टाइम रहेगा। अब फिर जब जन्म लेगा तो जन्म लेने के समय क्या होगा, केवल 2 मिलियन जर्म सेल बचेगा, और जो 5 मिलियन जर्म सेल होगा वो क्या होगा, डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद जब बच्चा क्या होगा, पुबर्टी आता है, जवान होता है, उस टाइम उसमें केवल कितना 30,000 बचता है जर्म सेल, और यही 30,000 जर्म सेल प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। और इसमें से जब प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो इसमें से केवल 400 से 500 प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा ग्राफियन फॉलिकल में। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन, पिछले साल क्वेश्चन आ भी गया था कि जो फीमेल होती है वो फीमेल अपने जीवन काल में कितना ओवम या प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करता है, वो कितना बनाता है, कितना ओवम प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा 400 से 500 के बीच में, एवरेज में। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं। अब मान लीजिए 15 साल से क्या करेगा, 15 साल से स्टार्ट हो, मान लीजिए 10 से 40 साल तक स्टार्ट हुआ। अब एक महीना में कितना, एक महीना में हो गया 12 और इधर बच गया आपका 30, तो 12 तिया आदि 4 है, तो 12 चौका 48। अब 48 मतलब 480 इतना ओहम बनाएगा, 480 ओहम बनाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ भी गया है कि जो एक फीमेल होती है वो फीमेल अपने जीवन काल में कितना ओहम प्रोड्यूस करता है, कितना ओहम बनाता है, तो लगभग 400 से 500, इतना याद रखिएगा। तो ये था पीरियड। तो पीरियड में हम लोग पीरियड में हम लोग यही समझे कि फ्यूटल डेवलपमेंट के समय ही 7 मिलियन जर्म सेल बनता है। वो क्या होगा, आधा से ज़्यादा डिजेनरेट हो जाता है। जब तक जन्म लेता है तब तक केवल 2 मिलियन जर्म सेल बचता है, और जन्म से 2 मिलियन बचता है जन्म के समय, और ये फिर और डिजेनरेट होते जाता है, मतलब जब तक जवान होता है उस टाइम केवल 30,000 बचता है। अब 30,000 में जब बनाना स्टार्ट करता है तो 30,000 में केवल कितना, 400 से 500 इतना ही प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल में। तो इतना ही केवल बनाता है, 400 से 500। तो इतना बात याद रखिए। चलिए इसके आगे अब हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो मैकेनिज्म क्या सर है, मैकेनिज्म ऑफ oogenesis का मैकेनिज्म। तो oogenesis किस तरह से होता है, जिस तरह से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर जिनको स्पर्मेटोजेनेसिस याद होगा उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो था स्पर्मेटोजेनेसिस सेम उसी तरह का ये भी है। इसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस में भी क्या था, 3 तरह के फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज था। उसी तरह से इसमें भी 3 फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैचुरेशन फेज है। तो इसमें भी 3 फेज है। तो जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस याद होगा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हेडिंग दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ oogenesis के मैकेनिज्म ये जो होता है ये भी 3 फेज में कंप्लीट होता है। इट इज कंप्लीटेड बाय 3 फेज 3 फेज में ये कंप्लीट होगा। पहला
तो इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज जिसको हम लोग बोलते हैं गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। उसके बाद सेकेंड होता है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। और थर्ड है मैचुरेशन फेज, थर्ड है मैचुरेशन फेज, इसको हम लोग बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो देखिए 3 फेज इसमें भी है। 3 फेज कौन कौन है? तो पहला ये मैकेनिज्म है oogenesis का 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैचुरेशन फेज है। तो जिस तरह से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में देखे थे 3 फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, सेम उसी तरह का इसमें भी है oogenesis में। तो चलिए इसको हम लोग तीनों को एक साथ समझ लेते हैं फिगर के द्वारा, आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, किस तरह से ग्रोथ फेज होता है, किस तरह से मैचुरेशन फेज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या क्या बनता है, कौन सा सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ फेज में कौन सेल बनता है, फिर मैचुरेशन फेज में कौन सा सेल डिवीजन होगा, कौन सा सेल बनाएगा। तो इसको हम लोग फिगर से समझते हैं, अच्छी सी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ oogenesis, तीनों को फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के ही जैसा इसमें भी होता है, उसमें स्पर्म बनता है, इसमें ओवरी बनता है। तो पहले इसमें भी क्या होगा, सेल होगा। कौन से? अभी हम लोग पढ़े थे जर्म सेल। और ये जर्म सेल कहाँ पर रहेगा? तो जर्म सेल रहेगा कहाँ पर? जर्म सेल ये हो गया जर्म सेल। और कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा ओवरी में। जर्म सेल है, कहाँ रहेगा? ओवरी में। अब ये जो जर्म सेल है, तो ये जर्म सेल हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? तो सबसे पहली बात, ये जो जर्म सेल होगा, जर्म सेल डिप्लॉइड होगा, मतलब क्रोमोसोम की संख्या इसमें 46 होगा। अब देखिए ये जर्म सेल है, इसी जर्म सेल से क्या बनना है? ओवम बनना है। तो अब जर्म सेल है, अब इस जर्म सेल में क्या होगा? इस जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। मल्टीप्लिकेशन फेज, इस जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन फेज होगा और इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ये जर्म सेल है, जर्म सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। अब मल्टीप्लिकेशन फेज होगा तो ये एक जर्म सेल से कितना बनेगा? 2 जर्म सेल बनेगा। कितना बनेगा? 2 जर्म सेल बनेगा। अब ये 2 जर्म सेल हुआ, अब ये माइटोसिस सेल डिवीजन इसमें हो रहा है, यहाँ पर डिप्लॉइड है, तो ये सेल भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। ये सेल भी डिप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और हम लोग पढ़े हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? जो डॉटर सेल बनता है उसमें समान होता है पेरेंट सेल की तुलना में। तो पेरेंट सेल में कितना है? 2n है, तो डॉटर सेल में भी कितना होगा? 2n ही होगा। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ये भी क्या है? डिप्लॉइड होगा। अब ये जर्म सेल को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड हुआ इस जर्म सेल को, इस सेल को हम लोग बोलेंगे oogonia। इस जर्म सेल, इस सेल को हम लोग बोलेंगे oogonia। क्या बोलेंगे? oogonia। अब देखिए, अब इस oogonia में ग्रोथ फेज होगा। अब ये जो होगा oogonia में कौन सा फेज होगा? ग्रोथ फेज होगा। ग्रोथ फेज, oogonia में ग्रोथ फेज होगा। अब ग्रोथ फेज होने का मतलब है कि इस सेल में क्या होगा? काफी मैच्योर होगा, मैच्योरिटी आएगा इस सेल में, मतलब काफी बड़ा होगा। oogonia में ग्रोथ फेज होगा। ग्रोथ फेज होगा तो ये जो होगा डिप्लॉइड है, तो ये भी तो डिप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई सेल डिवीजन हो नहीं रहा है। अब ये डिप्लॉइड ही होगा,
तो ये ग्रोथ हो रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, काफी वृद्धि करेगा, काफी डेवलप हो जाएगा क्या, ये सेल। अब इस सेल को बोलते हैं प्राइमरी oocyte। इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, इस सेल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। अब देखिए, अब इस प्राइमरी oocyte में अब मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्राइमरी oocyte में मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मतलब अब फेज जो होगा मियोसिस, यहाँ देखिए मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अब मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ लिख देते हैं, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, हम लोग मियोसिस का टाइप देखे थे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन होगा, तब यहाँ पर जो डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड से क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हैप्लॉयड। अब ये सेल बन जाएगा हैप्लॉयड, और इस सेल को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। इस सेल को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte कहेंगे। ध्यान दीजिए, प्राइमरी oocyte है, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो ये डिप्लॉयड से अब हो गया हैप्लॉयड। अब इसमें क्या हुआ, इस सेल को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर था प्राइमरी oocyte, अब ये बना लिया क्या, सेकेंडरी oocyte बना लिया। अब सेकेंडरी oocyte हुआ, अब इसको तो बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या होगा, अब इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा, इसमें भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, और इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा। यहाँ हम लिख दे रहे मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड। अब यहाँ मियोसिस सेकेंड हो रहा है, अब मियोसिस सेकेंड होगा तो ये एक से कितना बनाएगा, ये भी 2 और ये भी बनाएगा 2। अब ये हैप्लॉयड है तो ये भी क्या होगा, हैप्लॉयड ही होगा, हैप्लॉयड। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, और इसको बोलते हैं, यहाँ पर इस सेल को बोलेंगे oocyte, इस सेल को बोलेंगे oocyte, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और इन दोनों को जो बोलेंगे, इन दोनों को कहेंगे थर्ड पोलर बॉडी, थर्ड पोलर बॉडी। अब देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte में यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड। अब ये भी डिवाइड करें, कभी कभी क्या होता है, यहाँ तक डिवाइड फर्स्ट पोलर बॉडी रहता है, ये डिवाइड नहीं करता है, इसका कोई काम नहीं है, बस ये डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी, यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी, और ये जो दोनों बच गया इसको बोलेंगे थर्ड पोलर बॉडी। अब ये oocyte जो है, यही oocyte डेवलप करता है, और डेवलप करके यही बनाता है क्या, ओवम बनाता है। यही oocyte जो है डेवलप करेगा, और डेवलप करके क्या बनाता है, ओवम बनाता है। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये फेज हो रहा है, इस पूरे फेज को हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज। तो 3 तरह का फेज होता है। पहला तो मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, यहाँ सेकेंड हुआ ग्रोथ फेज हुआ, और जो हो रहा है मैचुरेशन फेज हो रहा है। तो देखिए, कुछ वैसे ही है जिस तरह से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखे थे कि स्पर्म था, वहाँ पर भी जर्म सेल था, 2L था, मल्टीप्लिकेशन फेज हो रहा था, वहाँ पर इसको बोले थे स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ फेज हुआ, उसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले थे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोले थे,
फिर एस्पर्मेटिड बोले थे और वही एस्पर्मेटिड क्या डेवलप करता था, एस्पर्म बनाता था। वही बात यहाँ भी है, यहाँ भी डिप्लॉयड है, जर्म सेल है, मल्टीप्लिकेशन फेज हो रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। अब ये सेल बनाया ओगोनिया, ओगोनिया से ग्रोथ फेज हुआ, अब इसमें वृद्धि करके ये बना लिया प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी oocyte बनाया। अब सेकेंडरी एक को बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और एक को बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा तो ये भी हेप्लॉइड बनाएगा, इसको बोलेंगे इधर से प्रोटीन कहेंगे और इसको सेकेंड पोलर बॉडी और ये दोनों को थर्ड पोलर बॉडी है। ये तीनों का कोई रोल नहीं है, डिजेनरेट हो जाता है और ये जो है प्रोटीन जो है ये प्रोटीन डेवलप करके बनाता है, ओवम बनाता है। तो यही है। और ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये सब प्रोसेस होता है ओवरी में। ओवरी में होता है, क्योंकि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ओवम कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ओवर। एक बात और कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है इसी फॉर्म में क्या होगा, ओवरी से बाहर आ जाता है। मतलब जो जब हम लोग पढ़ते हैं ओवुलेशन फेज, आगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओवुलेशन फेज होता है, ओवुलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होगा कि जो ओवरी होता है, ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो वहाँ पर जो ओवुलेशन होगा, वहाँ पर सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और ये जाएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के प्रोटीन कन्वर्ट होगा फिर किसमें, ओवम में। तो इसमें एक बात याद रखिए, यहाँ पर पहला क्या था, मल्टीप्लिकेशन फेज। ये कब कंप्लीट हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था कब, जन्म से पहले, मतलब जब बच्चा गर्भ में ही था, माँ के गर्भ में ही था, उसी टाइम मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो गया था। सेकेंड, जब ग्रोथ फेज हुआ, तो ग्रोथ फेज कहाँ होता है, तो ग्रोथ फेज जो होता है, ये ग्रोथ फेज कंप्लीट होगा ओवरी में। और स्टार्ट होता है कब, तो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय। और लास्ट कब करता है, तो जब मेनोपॉज होता है, मतलब लास्ट एमसी तक ये लास्ट करता है ग्रोथ फेज। उसके बाद मैचुरेशन फेज कहाँ कंप्लीट होता है, तो मैचुरेशन फेज कंप्लीट होता है कहाँ पर, मैचुरेशन फेज कंप्लीट होता है फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। तो इतना बात इसको याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, कंप्लीट होगा बर्थ फेज में। जब बर्थ होगा उससे पहले, तो लिख देते हैं इसमें कुछ, लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन फेज, यहाँ पर लिख लीजिए 3 पॉइंट है। मल्टीप्लिकेशन फेज completed into multiplication phase completed into before birth, female child। जब फीमेल चाइल्ड के पहले ही क्या होगा, कंप्लीट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज कब कंप्लीट होता है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज बर्थ से पहले, मतलब लिखिए बर्थ फीमेल चाइल्ड, जब बर्थ होगा फीमेल चाइल्ड का उससे पहले कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे लिखते हैं ग्रोथ फेज completed into ovary and start from puberty and end to मेनोपॉज। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ फेज कंप्लीट होता है कहाँ, ओवरी में, और स्टार्ट होगा कब, पुबर्टी से, और लास्ट कब होता है, तो जब मेनोपॉज होगा
मेनोपॉज का मतलब हुआ जब लास्ट एमसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज तक लास्ट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो जाएगा बर्थ से पहले। ग्रोथ फेज कंप्लीट होगा कब, मतलब कंप्लीट होता है ओवरी में, और ये कब स्टार्ट होगा तो पुबर्टी के समय, और खत्म कब होगा तो मेनोपॉज के समय। अब मैचुरेशन फेज कंप्लीट होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये भी लिख लेते हैं। मैचुरेशन फेज completed into fallopian tube when contact with sperm, यहाँ लिख देता बट, लेकिन जब when contact with sperm, जब स्पर्म से कांटेक्ट होगा तब ये मैचुरेशन फेज क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो तीनों बात को याद रखिएगा। मैचुरेशन फेज मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, कब कंप्लीट होता है तो बर्थ से पहले। उसके बाद ग्रोथ फेज कब स्टार्ट, कहाँ पर कंप्लीट होगा तो ओवरी में, और कब स्टार्ट होता है पुबर्टी, और खत्म कब होगा मेनोपॉज के समय। मैचुरेशन फेज होगा कंप्लीट होगा फैलोपियन ट्यूब में कब, जब स्पर्म से कांटेक्ट होता है ओवम का तब। तो ये था ओवम किस तरह से बनता है और कहाँ पर किस तरह से कंप्लीट होता है, कौन सा फेज, इसके बारे में हम लोग देखें। अब देखिए इसी ओवम का हम लोग कुछ स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि ओवम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, ओवम का स्ट्रक्चर जो होगा काफ़ी सिंपल होता है, स्पर्म के जैसा जटिल नहीं होता है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे हम लोग लिखते हैं। तो आगे है हेडिंग लगाइए, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, अंडाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, अंडाणु की संरचना हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह का होता है। तो सबसे पहले तो ये तो ओवल शेप का होगा, नॉन मोटाइल होता है और एलिसिथल होगा। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवम की संरचना, ओवम की संरचना लिख लेते हैं। इट इज मैक्रो फीमेल गैमीट, it is macro female gamete which is